नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जयपुर में करीब 2.25 करोड़ रुपए की ठगी केस में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को यूपी के ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि आरोपी को पकड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंची जयपुर पुलिस की टीम को गुब्बारा बेचने वाला बनना पड़ा और फिर उसकी घर की तलाशी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें, 6 महीने पहले जयपुर में वीकेआई के कारोबारी राजेंद्र शर्मा ने एक केस दर्ज करवाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ऑटोमोबाइल कंपनी चलाने वाले राजीव कुमार जैन, विवेक जैन और अरविंद जैन ने उनकी फर्म से 2.25 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स बनाने का मटेरियल खरीदा और इसके बदले चेक दिए, लेकिन ये चेक पेमेंट नहीं हुए। इस केस के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में आरोपी विवेक और अरविंद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए राजीव कुमार जैन अपना रिहायशी मकान बेचकर फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना और परिवार का मोबाइल फोन बंद करवा दिया और फिर ग्रेटर नोएडा में रहने लगा, जहां से अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी नेता की पीट पीटकर हत्या मामले में आखिरी आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साबरमती कॉलोनी के रहने वाले पीयूष गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। पीयूष पर विक्की आर्य की हत्या में शामिल होने का आरोप है। पीयूष से पहले कोटा पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेता विक्की आर्य को बदमाशों ने लोहे के सरियों और पाइपों से दौड़ा कर पीटा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है। हालांकि पुलिस ने एक एक कर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार लोगों में 5-5 हजार के 2 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। विक्की आर्य बीजेपी युवा मोर्चा में जिला महामंत्री थे और उनकी हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है और उस वक्त कोटा की कैथुनीपोल थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के वार्षिक निरीक्षण पर आए एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एसपी ऑफिस का निरीक्षण किया। एसपी ऑफिस के निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर चर्चा की। एडीजी जोसेफ पुलिस लाइन के निरीक्षण के बाद एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्हें जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी ऑफिस में विभिन्न शाखाओं के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ऑफिस के निरीक्षण के बाद एडीजी ने जिले के सभी थाना अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक लेकर जिले में अपराधों की समीक्षा की। एसपी ऑफिस के निरीक्षण के बाद उन्होंने तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस की पहली प्राथमिकता बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के साथ साथ पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना भी है। जो भी क्राइम बढ़ेगा उसको रोकने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेगा। हमारा सबसे पहले प्राथमिकता है कि क्राइम का रोकथाम। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भारतीय छात्रों की जिस तरह से वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी हो रही है, उसे लेकर पूरी दुनिया में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। ऐसे ही तारीफों को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल ऑडियो टोंक के रहने वाले मोहम्मद सालिक का है, जो अपने भतीजे मोहम्मद फराज की वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद फराज MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे और जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ है तब से उनके परिजन चिंता में थे, लेकिन पीएम मोदी के ऑपरेशन गंगा की वजह से अब उनकी जान में जान आ गई है। इसी सिलसिले में उनका वो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, ऊपर अल्लाह नीचे मोदी हैं, जिनकी वजह से उनके परिवार का लाल वापस भारत आ रहा है। असलियत मालूम हो, क्योंकि हमारे पे अभी मुसीबत पड़ी है, हम देख रहे हैं और उस मुसीबत को मोदी जी दूर कर रहे हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे मोदी जी है। दरअसल टोंक के बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना और फराज के चाचा मोहम्मद सालिक के बीच फराज की लोकेशन को लेकर बातचीत हुई थी। उसी दौरान मोहम्मद सालिक ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी और कहा कि हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले वक्त में भी मोदी जी ही आए। उनके लिए दिल से दुआ निकल रही है। सुजानगढ़ के नाथो तालाब मोहल्ले की रहने वाली मुस्कान भी यूक्रेन से घर लौट आई है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारत लौटकर मुस्कान और उसके परिवार वाले राहत की सांस तो ले रहे हैं, लेकिन मुस्कान को इस बात की चिंता भी सता रही है कि उसकी मेडिकल की पढ़ाई महज 3 महीने में पूरी होने वाली थी, लेकिन अब वो अधर में अटक गई है। गवर्नमेंट ने जब इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमारे जो कॉलेज के कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमें जल्दी से जल्दी हंगरी में भिजवाया और वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट हमें मिली दिल्ली के लिए। मुस्कान यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में रहती थी और जिस वक्त वो वहाँ से निकली उस वक्त वहाँ के पूर्वी भाग में बसे खार्किव जैसे इलाकों में बमबारी हो रही थी, लिहाजा उसे हंगरी बॉर्डर तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हुई और फिर ऑपरेशन गंगा के तहत वो इस्तांबुल के रास्ते से भारत लौट आई। मुस्कान के घर पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। मुस्कान ने अपनी सकुशल वापसी के बाद केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया है।
खास बात यह है कि मुस्कान की वापसी के बाद उनसे मिलने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी उसके घर पहुंचे थे। केंद्र सरकार की जो मोदी जी की सरकार नेतृत्व में काम कर रही है, उसको जो गंगा के प्रोजेक्ट गंगा चला करके और जो लोगों को वहाँ के विद्यार्थियों को ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। टोंक के रहने वाले आयुष गौतम और ऋत्विक बजाज की घर वापसी पर जहां उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं ऋत्विक और आयुष दोनों अपने आप को घर पहुंचकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऋत्विक और आयुष मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन रूस के हमले की वजह से वे वहीं फंस गए थे। ऑपरेशन गंगा के तहत उनकी घर वापसी हुई है। इन दोनों की घर वापसी के मौके पर उनके परिजनों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। डूंगरपुर जिले के पुराने अस्पताल परिसर में सालों से संचालित टीबी अस्पताल को अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल में टीबी अस्पताल के शिफ्ट होने की वजह से टीबी के मरीजों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको बता दें कि इस वक्त डूंगरपुर में टीबी अस्पताल पुराना अस्पताल परिसर में संचालित हो रहा है, जहां टीबी मरीजों की सीबी नोट मशीन से जांच की जाती है और दवाइयां भी यहीं पर दी जाती हैं, जबकि इसके डॉक्टर टीबी अस्पताल से 4 किलोमीटर दूर स्थित जिला अस्पताल में बैठते हैं। ऐसे में टीबी मरीजों को टीबी की जांच, इलाज और दवाइयों के लिए दोनों अस्पतालों के बीच भटकना पड़ता है। अब नए आदेश के बाद टीबी अस्पताल को जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। जनहित के अंदर कि टीबी के मरीजों को भटकना ना पड़े, एक ही जगह टीबी का डिपार्टमेंट रखने की मंशा से हमने इसे मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कमजोर होने के बाद भारतीय रेलवे को पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में पर्यटन नगरी उदयपुर से करीब करीब सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। कुछ ट्रेनें अभी भी बंद हैं, लेकिन उनके संचालन के लिए भी कोशिशें जारी हैं। रेलवे के मुताबिक उदयपुर से दिल्ली और पाटलिपुत्र के लिए हमसफर ट्रेन को अगले कुछ दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, जनरल कोचेज में जो है अभी रिसेंटली आदेश भी आए हैं कि जनरल कोचेज में हम जा सकते हैं, और बाकी पैसेंजर जहाँ तक है वो पैसेंजर लगभग नॉर्मल आ गए। जनवरी में थोड़ा सा फिर भी नीचे गया था, लेकिन फरवरी में फिर वो बढ़ रहा है, वापस नॉर्मल। आपको बता दें कि कोरोना काल में दूसरी जगहों की तरह उदयपुर से भी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर समेत कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती थी, जिन्हें संक्रमण काल में बंद कर दिया गया था, और ट्रेनों के बंद होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी भारी कमी हो गई थी। साथ ही यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब इन समस्याओं का अंत होने वाला है। बूंदी में नवगठित व्यापार संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। उनके यहाँ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेश जिंदल और दूसरे पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यापारियों की ओर से शहर में उद्योग धंधे विकसित कर जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बूंदी के विकास की कार्य योजना बनाकर जिले का विकास किया जाएगा। केंद्र कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करता, राज्य सरकार या स्वायत्त संस्थाएं जो प्रस्ताव बनाकर भेजती है, उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे और केंद्र से जो भी पैसे की आवश्यकता होगी, आप निश्चित मानिए धन की कोई कमी नहीं आएगी। बूंदी में दिव्यांग जनों को हर प्रकार की निःशुल्क सुविधा मिल सके, इसके लिए शहर की पुरानी कृषि उपज मंडी में एक खास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में न केवल दिव्यांग जनों का पंजीयन किया गया, बल्कि उन्हें जरूरत की हर चीज इसी शिविर में उपलब्ध करवाई गई। खास बात यह है कि इस शिविर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे थे और उन्होंने दिव्यांग जनों से बात की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। शिविर में दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने और वरिष्ठ जनों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायक उपकरणों का तोहफा भी दिया गया। बूंदी और तालेड़ा क्षेत्र में पंजीकृत 500 से अधिक दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को 6100 से ज्यादा सहायक उपकरण दिए गए, जिनमें 91 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल समेत व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी और चश्मा जैसे उपकरण शामिल थे। चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं कोचिंग जाने में बहुत परेशानी आती है। मतलब 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर दूर पर कोचिंग जाना पड़ता है, इसलिए श्रीमान ओम बिरला जी ने मुझे मोटरसाइकिल दी, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। शानदार है ये आतिशबाजी। जब सौगातों की छड़ी लगी हो तो फिर खुशी में पटाखे फूटने ही लगते हैं। दौसा में भी बजट पर रिप्लाई देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने
जब दौसा के लिए शहरी जल योजना के तहत 126 करोड़ 86 लाख रुपए की योजना की सौगात दी तो लोग झूम उठे। इस योजना के जरिए पानी की एक एक बूंद को तरस रहे दौसा की प्यास अब बुझ जाएगी। इस योजना की सौगात के बाद दौसा नगर परिषद के सभापति ममता चौधरी और मनोनीत पार्षद राकेश चौधरी के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई। ये हमारे दौसा में सब महिलाओं का पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, ये जल्दी दूर हो जाएगी और हमको ईसरदा का पानी मिलेगा। विधायक मुरारी लाल जी मीणा और मंत्री की देन है, जो आज बड़ा खुशी का अपार माहौल है दौसा की जनता में, उसी खुशी को इजहार करने के लिए आज पटाखे छोड़। इससे पहले भी बजट भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने दौसा के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था और अब बजट पर रिप्लाई भाषण के दौरान भी दौसा को मिली इस योजना ने दौसा के लोगों की खुशी को दोगुना कर दिया है। अभी तो ठीक से गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं और उससे पहले ही पाली में पेयजल का संकट गहराने लगा है। पाली शहर में जहां पहले पानी की सप्लाई 96 घंटों में हो रही थी, वहीं अब ये 7 से 10 दिनों में हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पेयजल की किल्लत हो गई है और लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पेयजल के संकट की वजह से अब यहाँ के लोगों ने पानी के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कहता है PWD को फोन किया तो हमने सरकार को वोट चेक मराने के लिए दिया क्या? अभी 7 दिन से पानी नहीं आ रहा हमारे घर पे, मटकी लेके इधर से उधर घूम रहे हैं और इसीलिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। हम अपने पूरे वार्ड वासियों के साथ आया हूँ मैं, कम से कम 50 लोग साथ में मटकी बोर्ड के प्रदर्शन किया है। पानी आना चाहिए। हमारे जोधपुर से इंद्र नहर से पानी मंगाया जाए, हमको सुविधा दी जाए। आपको बता दें, पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध में वाटर लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है। इसकी वजह से पाली में अब जलदाय विभाग ने पानी के लिए पंपिंग की कवायद शुरू कर दी है। उधर लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों से पानी की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को ज्ञापन सौंप रहे ये लोग गोगुंदा थाना क्षेत्र के मजामत गांव के रहने वाले घुमंतु परिवार के लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि जब ये लोग गांव से बाहर थे तब गांव के पूर्व सरपंच, जो इस वक्त राशन डीलर हैं, उसने इनकी जमीन हड़प कर उस पर अवैध तरीके से अपना घर बना लिया है। इन लोगों में सुरेश शर्मा से जब भी ये लोग अपनी जमीन खाली करने की बात करते हैं तब वो इन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर इन्हें वहां से भगा देता है। ऐसे में लोग घुमंतु विमुक्त जाति परिषद राजस्थान के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि उन्हें न केवल उनकी जमीन दिलाई जाए बल्कि आरोपी की ओर से की जा रही मारपीट से भी उन्हें बचाया जाए। जी सरपंच साहब ने अगर मान लो वहाँ पे जाता हूँ, मेरी जमीन पे झूठे इल्जाम देते, मेरे पे चोरी शिकारी के इल्जाम देते और मेरे को वहाँ ज़मीन पे हटाने की कोशिश कर रहा। मेरा मकान हटाया, उनका मकान बनाया गया है और ये मेरी परेशानी है। गवर्नमेंट सरकार से हमारा अगर साथ देना चाहिए। नारेबाजी कर रहे ये लोग करौली के कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, जो उपखंड कार्यालय पर बकाया मानदेय के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि पिछले 4 महीने से कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मानदेय नहीं दिया गया है। इसकी वजह से इनके और इनके परिवार के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि पहले भी ये लोग 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन में काफी मदद मिली थी। साथ ही कोरोना काल में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में भी इनकी वजह से बड़ी मदद मिली थी, लेकिन बिना मानदेय के ये लोग संकट में आ गए हैं। इन लोगों ने एक बार उप जिला कलेक्टर अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। आप जी को ज्ञापन देने आए हुए हैं। ऐसा ज्ञापन हमने पहले भी 2 बार SDM साहब को दे चुके हैं और हमें बार आश्वासन दे दिया जाता है कि हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले हमें नगर पालिका में भी इस चीज़ के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन हमें वहाँ से कोई भी समाधान आज तक नहीं मिला। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश इस ज्वेलर से करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। यह वारदात खोनागोरियान इलाके के मीना पालड़ी की है, जहां बदमाशों ने ज्वेलर राजकुमार सोनी से ज्वेलरी दिखाने के लिए कहा। जैसे ही ज्वेलर राजकुमार ने सोने चांदी के जेवरात निकाले, वैसे ही बदमाशों ने अपने साथ लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि बदमाश जाते जाते ज्वेलरी शॉप में लगे CCTV कैमरे की DVR भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि ये बदमाश बलेनो कार में सवार होकर आए थे। इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश शुरू की। सीकर के सदर थाना इलाके में
सांवली सर्किल के पास चोरों ने एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर रहने वाले सुरेश कुमार की पत्नी अपनी बहन के घर किसी काम से गई थी और इसी दौरान चोरों ने पहले तो मकान के मेन गेट का ताला तोड़ा और फिर फर्स्ट फ्लोर पहुंचकर फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। इसके बाद चोर बेडरूम में पहुंचकर उसकी तलाशी ली और वो बैग चुरा कर ले गए, जिसमें 1 लाख रुपए नकद और जरूरी कागजात थे। चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की जांच कर रही है। बड़ा सा गेट लगा, उस गेट के कहीं भी ताला टूटने कहीं भी संभावना नहीं है। अंदर से पूरा कंप्यूटराइज लॉक लगा, उसको भी तोड़ के रोड से पूरा जो बाई वाना जो लगा होता है, गेट लगा होता है, उसको तोड़ा है। उसके बाद हमारे बेडरूम में घुसे हैं। बेडरूम में घुसने के बाद में हमारा जो एक बैग पड़ा था, उसमें 1 लाख मेरे 30-29 हज़ार रुपये लगभग पड़े थे, वो मेरा बैग ले गए। उसमें कुछ मेरे कागज वगैरह से डायरी वगैरह थे, वो ले गए। अलवर के कोतवाली इलाके में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की जो पिछले 2 दिनों से लापता थी, पुलिस ने उसे आकाशवाणी के पास के कुएं से बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि उसके जीजा ने ही उसका गला दबाकर कुएं में धकेल दिया था। ये देखिए कि बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट 2 तारीख को इसके परिजनों ने दर्ज कराई थी कि जीडी कॉलेज में गई थी पढ़ने, वहां से वापस नहीं लौटी। लड़की की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लड़की अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वो ना तो कॉलेज पहुंची और ना ही लौटकर घर वापस आई। इससे उसके घर वाले परेशान थे, लेकिन 35 घंटे के अंदर पुलिस ने जिस तरह से कुएं से लड़की को बरामद किया, उससे उनके परिजनों का भरोसा पुलिस वालों पर बढ़ गया है। सुबह 9:30 बजे गई है घर से। उसके बाद में मैं तो लक्ष्मणगढ़ काम कर रहा था। उसके बाद में 5:30 बजे एक मेरे पास में फोन गया था। फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल से मेरे भतीजे और हम यहाँ पर आए थे। फिर हमने रिपोर्ट दर्ज की थी। जयपुर में प्रदेश के सभी 33 जिलों के वरिष्ठ शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग और यूनिसेफ की तरफ से 200 से अधिक KRP को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मकसद शिक्षकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बच्चों के साथ काम करते समय सौहार्दपूर्ण संवाद के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों और समुदाय के प्रति उनके कर्तव्य के बारे में जागरूक करना है। खास बात यह है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद ये प्रतिभागी अपने ब्लॉक और जिलों में जाकर वॉलंटियर्स को भी प्रशिक्षित करेंगे। काम का प्रति देखा और इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। मैं तो कहना चाहूँगा कि अब तक जितना इंजीनियरिंग कॉलेज है, दूसरे कॉलेजेज में इतना स्कोप नहीं है जितना आज इसमें स्कोप है। चूरू के सुजानगढ़ के डूंगर बालाजी धाम में पमार परिवार की ओर से बेटी की बिंदौरी निकाली गई। इस मौके पर घर के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। सुजानगढ़ के रहने वाले प्रेम सिंह पमार और छोटू कंवर ने कभी अपनी बेटी को बेटों से कम नहीं समझा और जब उसकी शादी का मौका आया तो उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी बिंदु कंवर की बिंदौरी निकाली। इस मौके पर लड़की के माता पिता के साथ पूरे पमार परिवार की खुशियां देखने लायक थी। दुनिया में भी ये संदेश है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटे की अगर बंदोरी निकालो तो बेटी की डबल बंदोरी निकालो। परिवार वालों की इस पहल से बिंदु कंवर बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि उनके पिता ने कभी उन्हें बेटों से कम नहीं समझा और यही संदेश समाज को देने के लिए उनके पिता ने उनकी बिंदौरी निकाली है। सार्क देशों का एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों पिंक सिटी जयपुर घूमने आया हुआ है। दिल्ली से सड़क मार्ग से जयपुर आए सार्क देशों के इस प्रतिनिधि मंडल में 7 देशों के 20 प्रतिनिधि शामिल हैं। ये सभी प्रतिनिधि पर्यटन विभाग की ओर से हेरिटेज प्रॉपर्टी में ठहरे हुए हैं और ये सभी यहाँ पर आमेर का किला, नाहरगढ़, बायोलॉजिकल पार्क, हेरिटेज वॉक और पुराने शहर को विजिट करने वाले हैं। जयपुर में इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर इंतजाम मिले। इसके साथ साथ में इन तमाम प्रतिनिधियों को हेरिटेज होटल्स में रुकवाया गया। इसके साथ में आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला और तमाम ऑन फोर्ट्स और जो जयपुर की विरासत है वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। वहाँ की विजिट इन तमाम लोगों को कराई जाएगी और ये तमाम लोग जो हैं, जो सार्क कंट्रीज़ में शामिल जो 7 देश हैं, उनके करीब 20 प्रतिनिधि जो हैं वो जयपुर सहित जो है वो अन्य जो स्थान है उसका विजिट करेंगे और उसका विजिट करने के साथ साथ में राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला को वो करीब से देख पाएंगे और ये जान पाएंगे कि राजस्थान वास्तव में क्यों फेमस है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।